नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस एंड फील्ड्स पे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जनरल डिस्कशन वेक्टर्स की वेक्टर अलजेब्रा किया, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इनकी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हमने की, और वेक्टर प्रोडक्ट पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि किस तरीके से ये आगे इम्प्लीमेंट होगा एंड हाउ डू यू बी एबल टू यूज़ दैट। उसके बाद हमने बात की कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज़ फील्ड, स्केलर फील्ड क्या है, वेक्टर फील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद हमने उसी डेल ऑपरेटर को किया कि अगर हम उस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे ऑन अ स्केलर क्वांटिटी तो हमें क्या मिल जाता है, हमें ग्रेजुअल चेंज या मैक्सिमम चेंज इन दैट क्वांटिटी मिल जाता है। और रादर आई शुड नॉट से इट क्वांटिटी, आई शुड से इट फील्ड, कि हमें स्केलर फील्ड के अंदर चेंज जो है वो मिल जाता है अगर हम डेल ऑपरेटर इंप्लीमेंट करते हैं ऑन अ ग्रेडियंट। और अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर वही चेंज देखना है, क्योंकि अब चेंज होने की जब बारी आएगी तो चेंज तो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। अब वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे क्यों छोड़े, उसको जेलस फील होने लग जाएगा कि भैया इसको तो चेंज कर दिया, बट व्हाट अबाउट मी, मैं भी तो हूँ, मेरे पास तो डायरेक्शंस खुद की भी हैं और मैं हर डायरेक्शन में चेंज भी हो रही हूँ, देन व्हाई आरंट यू कंसीडरिंग मी दैट। तो वो हम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है बेसिकली ये क्या है, जो ये टर्म है एज इट्स नेम इंडिकेट्स, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज होने की कैपेबिलिटी, डाइवर्ज फैलाव, जब भी कोई चीज़ फैलती है। अब आप कहेंगे कि ये भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है, इन लेक्चर नंबर 6 यू हैव एक्सप्लेन्ड फ्लक्स। अब आप कहोगे कि फ्लक्स इज ऑल्सो फ्लो, वहाँ पर मैंने बताया था कि इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, फ्लक्सस से ही आया है, फ्लक्सस का मतलब होता है फ्लो, बट फ्लो इन 2 डायमेंशंस। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि मैं यहाँ पर पानी गिरा दूँ, वो पानी इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सारी डायरेक्शंस में जाएगा, ऑल डायरेक्शंस में वो फ्लो करेगा, बट इन 2 डायमेंशंस। मैंने वहाँ स्पेशली कहा था कि दैट वाटर इज़ नॉट हॉट, बड़ा नॉर्मल वाटर है। और अगर मैं कहूँ कि मैं उबलते हुए पानी को नीचे गिरा दूँ, द वाटर विच इज़ एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको मैं नीचे गिरा दूँ, वो इस साइड भी मूवमेंट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, उसके वेपर्स जो हैं वो भी ऊपर 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 इस तरीके से आएंगे। तो जब उसके वेपर्स भी इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इन ऑल डायरेक्शंस, आई मे से दैट वाटर इज एक्सपैंडिंग और दैट वाटर इज फ्लोइंग इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। तो फ्लक्स तो हमें सिर्फ उस फर्श के ऊपर, जिस तरीके से उस फ्लोर के ऊपर उस 2D डायमेंशन के अंदर उसका फ्लो देगा, बट मुझे फ्लो चाहिए इन 3 डायमेंशंस, दैट इज बेसिकली डाइवर्जेंस। क्योंकि अब वो वेपर्स ऊपर उठने लग गए हैं, इट मीन्स उस क्वांटिटी के पास खुद के पास भी डायरेक्शन है कि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इन ऑल डायरेक्शंस, और चेंज उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इसलिए जो क्वांटिटी हमें और आई में से कि जिस एंटिटी से हमें किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर चेंज का पता चले इन ऑल द 3 डायमेंशंस, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है वो वैल्यूज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती थी, किसी भी एक्सिस के अलोंग कर सकती थी, हम कोई भी 2 उठा के कह देते हैं कि इधर चेंज ले लिया। बट इफ़ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इट विल डेफिनेटली बी हैविंग इट्स ऑन डायरेक्शंस, इसकी खुद की भी डायरेक्शंस हैं और मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी चेंज ले रही हूँ, तो मुझे वो चेंज जो होगा वो चेंज कंसीडर करना पड़ेगा इन ऑल द डायरेक्शंस। तो वो जो डायरेक्शंस के अंदर, सारियों के अंदर जो चेंज एक वेक्टर फील्ड के अंदर हमें जो प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी डाइवर्जेंस। अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे लेंगे, मैथमेटिकली इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन से इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड एनी वेक्टर फील्ड। जिस फील्ड के अंदर आप चेंज देखना चाहते हैं उस फील्ड के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए डेल ऑपरेटर का, तो आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगी। और इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, तो इसकी डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर इसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, डॉट डेल डॉट ए इट इज़ डिफाइंड एज, क्योंकि हमें 2 डायमेंशंस के अंदर फ्लो कहाँ से मिल रहा था, फ्लक्स से, उसी को मुझे 3D में लेना है। वही चेंज अगर मैं यूनिट वॉल्यूम में कंसीडर कर लूँ, अब मैं यहाँ पर पानी की बात कर रही हूँ, पानी बिखरा हुआ है नीचे, इधर उधर इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में जा रहा है, मैं कहूँ कि यूनिट छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा रीजन वहाँ पे कंसीडर कर लूँ कि उसके अंदर फ्लक्स कितनी है, दैट विल बी डाइवर्जेंस। क्योंकि फ्लक्स भी फ्लो ही थी बट यूनिट वॉल्यूम में ले ली मैंने, इसका मतलब 3rd डायमेंशन इंक्लूड हो गई है वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम और एरिया में कितना फ़र्क है, 1 डायमेंशन का ही तो फ़र्क है। तो वो कंसीडर करने से हमारे पास क्या आ जाती है, डाइवर्जेंस। सो बेसिकली आप डाइवर्जेंस की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ डिफाइंड एज फ्लक्स
पर यूनिट वॉल्यूम, बट माइंड इट कि ये वॉल्यूम बहुत स्मॉल होना चाहिए क्योंकि आप फ्लक्स से डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एरिया से वॉल्यूम की तरफ जाना चाहते हैं, सो ये वॉल्यूम वेरी वेरी स्मॉल होगा। फ्लक्स की डेफिनेशन हमें पता है, ए डॉट डी एस, इसका सरफेस इंटीग्रल हमें क्या दे देता है, फ्लक्स। पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। और अगर मेरे पास सरफेस क्लोज्ड है तो मैं क्लोज्ड इंटीग्रल कर दूंगी, दिस इज फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल गिव मी द डाइवर्जेंस। और अभी मैंने कहा कि ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। सो हम लगाएंगे लिमिट v अप्रोचेस टू 0 1/v सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड। Here this del is del operator and a vector is a vector field. अब ये होती किसके इक्वल है, आप लोग अगर सिंपल सी जनरल सी बड़ी जनरल सी मैं बात करूं, डेल डॉट ए है, डेल मीन्स आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड, इट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, किसी भी वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, अब आपको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। ग्रेडियंट के न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे से हमने किए हैं, हमें डेल ऑपरेटर ऑपरेट करना आता है, किसी को नहीं आता तो जाइए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहाँ पर सीख कर फिर यहाँ वापस आ जाइए। तो देखिए इसको इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। अब प्रॉब्लम ये है ग्रेडियंट से डाइवर्जेंस में यहाँ पर आते हुए कहानी में क्या बदलाव आएगा कि ये देखिए इधर भी वेक्टर है इधर भी वेक्टर है। पहले आप इस सारी क्वांटिटी को यहाँ जब लिखेंगे, हमें पता है हमें जनरल प्रोडक्ट ही करना है, इसके बाद नथिंग एल्स। तो ये आई डॉट आई वन बनेगा, ये जे डॉट जे वन बनेगा, ये के डॉट के वन बनेगा, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो यानी कि अब आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी करली ए एक्स बाय करली एक्स, आई डॉट आई इज वन, करली ए वाई अपॉन करली वाई, जे डॉट जे इज वन, करली ए जेड अपॉन करली जेड। सो ये आपके पास क्या आ जाती है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। देखिए इसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी नहीं है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डाइवर्जेंस, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कहाँ इंप्लीमेंट होती है। भैया आप कहोगे कि डेफिनेशन में बता तो दिया और बार बार क्यों दिमाग चाट रहे हो, तो वाकई डेफिनेशन के अंदर हम बात करके आ चुके हैं। इट गिव्स यू द फ्लो ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, ये आपको किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लो देती है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो क्वांटिटी फैल रही है। फ्लो ऑफ फील्ड या चेंज इन फील्ड, स्केलर फील्ड की बात करें वो हमें ग्रेडियंट देके आ चुका है। जब आप अब देखिए आप डेल ऑपरेटर लगा रहे हैं वेक्टर के ऊपर और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको ये देखना है कि ये डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर अगर मैं बात करूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस मतलब कहाँ यूज़ होती है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई आप इसको, पागल थोड़ी हैं जो हम मैथ करी जा रहे हैं। तो देखिए नंबर 1 पे मैं बात करूं कि डाइवर्जेंस विल गिव यू द फ्लो ऑफ, डाइवर्जेंस गिव्स द फ्लो ऑफ वेक्टर फील्ड इन 3 डायमेंशंस। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो 2 डायमेंशनल फील्ड ही है, तो वेक्टर फील्ड है उसी के अंदर चेंज हमें क्या दे देता है, डाइवर्जेंस। सेकंड अगर मैं कहूँ कि ये डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जो है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, बढ़ना मतलब फैलाव, एक्सपेंशन, और एक पॉइंट से ही ऐसा कुछ हो रहा है। इट मीन्स अगर मैं किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रही हूँ और वहाँ पे वो डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो आ गई, इसका मतलब वहाँ से निकल के आगे जाई जा रही है। दैट मीन्स दैट पॉइंट विल एक्ट एज द सोर्स ऑफ दैट फील्ड। सो ग्रेटर देन डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो विल डायरेक्टली सिग्निफाई दैट पॉइंट विल बी अ सोर्स ऑफ फील्ड, कि ये क्या होगा, सोर्स ऑफ फील्ड।
फील्ड वहाँ से एमर्ज हो के आगे 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 जाती रहेगी। और आई विल से दैट फ्लूइड इज एक्सपैंडिंग ओवर देयर। अगर आपके पास वहाँ पे कोई फ्लूइड है, कोई वाटर है, कोई लिक्विड है, कुछ भी है, एनी गैस इज देयर, तो इसका मतलब वो आगे के आगे बढ़ती जा रही है। सो इट इज एक्सपैंडिंग ओवर देयर। इफ यू आर हैविंग अ फ्लूइड एट दैट पॉइंट इट विल बी एक्सपैंडिंग ओवर देयर। अगर थर्ड पॉइंट के अंदर मैं बात करूं कि योर डेल डॉट ए इज लेस देन 0, तो उल्टा काम हो जाएगा भैया, हमें सब पता है। सो पॉइंट विल बी अ सोर्स, नहीं, इट विल बी अ सिंक ऑफ फील्ड। मतलब वहाँ पर फील्ड आएगी। तो देखिए कि ग्रेटर देन और लेस देन 0 मतलब वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और साइन प्लस माइनस होने का मतलब प्लस मतलब आउटवर्ड्स और नेगेटिव मतलब इनवर्ड्स। उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है फील्ड, वहाँ पर उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ज़्यादा कहाँ पर हो सकती है? ईदर एट सोर्स और एट सिंक। सोर्स में से निकल के जाएगी, उसके पास बहुत ज़्यादा भंडार है, लेता प्रसाद देता जा रहा है कि आते जाओ भैया, लेते जाओ भैया, देता ही जा रहा है, बांटता ही जा रहा है। सो दैट विल बी अ सोर्स। और सिंक पे क्या होगा? सिंक मतलब कोई आप कहें कि बैगर है, आप उसको देते ही जा रहे हैं, इकट्ठा करता जा रहा है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा है, देने वाले के पास भी बहुत ज़्यादा, लेने वाले के पास भी बहुत ज़्यादा, ये देने वाला है, ये लेने वाला है। तो दिस पॉइंट विल एक्ट एज सिंक। और अगर वहाँ पर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है, वो इधर आ रहा है कॉन्टिन्यूसली इस साइड, इस तरीके से यहाँ आ रहा है, इट मीन्स फ्लूइड इज कॉन्ट्रैक्टिंग ओवर देयर। और आई कैन से इफ देयर इज अ फ्लूइड एट दैट पॉइंट and you are talking about the properties of that fluid, then fluid is contracting over there. और अगर मैं फोर्थ नंबर पे बात करूं कि भाई ना इक्वल टू 0 ना लेस देन 0 हो, ना ग्रेटर देन 0, हम तो 0 मानेंगे इसको। अब अगर ये 0 आ जाती है, इसका मतलब ये जिस भी रीजन में जिस भी पॉइंट पे 0 आई है, दैट पॉइंट इज नीदर सोर्स नोर सिंक। वहाँ पर फील्ड अकोमुलेट नहीं होती है, आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई। द अमाउंट ऑफ फील्ड एंटरिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फील्ड लिविंग, और दैट पॉइंट विल नीदर बी अ सोर्स नॉर बी अ सिंक, इट विल बी अ चैनल ओनली। मतलब एक मीडियम है जिसने पैसेज दिया एंड नथिंग एल्स। पॉइंट विल बी अ चैनल ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड वहाँ से जस्ट पास होके जा रही है, उसको सिर्फ रास्ता दिया इसने कि जा भैया, मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे तुझे इकट्ठा करना है, ना मुझे देना है, बस निकल जाओ यहाँ से, मेरी सिरदर्दी छोड़ो। तो वो है 0 डाइवर्जेंस वाला पॉइंट। अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कि अमाउंट ऑफ फील्ड एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फील्ड लिविंग, अब अगर हम बात करें कि वहाँ पर कोई लिक्विड प्रेजेंट है, तो ना तो लिक्विड एक्सपैंड हो पा रहा है, ना लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है। सो इन केस ऑफ फ्लूइड्स वी विल से दैट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डाइवर्जेंस इज 0। इनकम्प्रेसिबल। For incompressible fluids, if you want to calculate the divergence, that will automatically come out equal to 0. और फील्ड इज, अब देखिए फील्ड है, मैं फिर से कह रही हूँ कि फील्ड जो है अब एक्सपैंड भी नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रही है, इधर भी नहीं आ रही है, उधर भी नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है? और फील्ड है, इसका मतलब मूवमेंट इज देयर। मूवमेंट तो है कि चलती जा रही है, चलती, वो चलेगी कैसे? आ गई चली गई, आ गई चली गई, आ गई चली गई, एंड दिस इज टर्म्ड एज सोलेनोइडल नेचर। सो इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड इज 0, then field is solenoidal in nature. तो एग्जामिनेशन में समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि चेक कीजिए फील्ड सोलेनोइडल है या नहीं है इस पॉइंट पे, तो आपको करना कुछ नहीं होता, यू जस्ट कैलकुलेट डाइवर्जेंस ओवर देयर। अगर ये 0 आ जाती है तो इसका मतलब फील्ड सोलेनोइडल है, नहीं आती है तो नहीं है, सोलेनोइडल है तो वहीं पे घूमी जा रही है बेचारी, एक मैं कहूँ कि चक्कर के अंदर फंस चुकी है, एक चक्रव्यूह के अंदर फंस चुकी है, वहीं घूम रही है, इधर उधर कहीं नहीं जा रही है। So this was general and basic idea of divergence. Sometimes examination में आपको पूछ लिया जाता है कि express the divergence in terms of its Cartesian coordinates. अभी जो मैंने जनरल लिखा था del dot A, अब आपको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है कि वो आया कहाँ से। What is the proof that del dot A is curly AX by curly AX, curly AY by curly Y and curly AZ by curly Z? What is the proof? तो चलिए डेफिनेशन इरेज कीजिए, आगे बढ़ें आज के लेक्चर के अंदर हम। एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस, अगर मेरे पास एक वेक्टर फील्ड A है तो इसकी डाइवर्जेंस करली AX बाय करली X, करली AY बाय करली Y प्लस करली AZ बाय करली Z, दिस गिव्स यू द डाइवर्जेंस।
एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब ये इसके ही इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। ओहो हो, अब कैसे करेंगे? सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मैंने क्या किया, जिस भी पॉइंट पे मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर अज्यूम कर लिया। अब उस पॉइंट के आसपास, क्योंकि मुझे पता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, डाइवर्जेंस, तो अगर मैं यहाँ पर इसके आसपास एक यूनिट वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लूँ, छोटी सी एक डिबिया कंसीडर कर लूँ और उस डिबिया के अंदर इस पॉइंट को मैं अंदर रख दूँ, एक चींटी मान के अंदर इसको ट्रैप कर देती हूँ मैं। तो लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ पैरेललोपिपेड अराउंड दिस पॉइंट P हैविंग अ वॉल्यूम dx, dy एंड dz। हमने इसके चारों तरफ एक छोटी सी पैरेललोपिपेड कंसीडर कर ली सच दैट ये वाला कोऑर्डिनेट dx हो गया, ये वाला dy हो गया, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है और z एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, dz। तो ये छोटी सी डिबिया के अंदर मैंने पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर लिया। आई एम अगेन सेइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंसीडर अ वेक्टर फील्ड A वेक्टर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर फील्ड A वेक्टर कंसीडर कर ली इन एनी रीजन ऑफ स्पेस। So consider a very small volume element surrounding this point having dimensions dx, dy, dz along x-axis, y-axis and z-axis respectively। तो अब देखिए कि अब मुझे बात करनी है, क्योंकि फ्लक्स की मुझे तो फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। अब फ्लक्स क्या होगी, मैंने दो सरफेसेस मान ली, सपोज दिस इज सरफेस S1, दिस इज सरफेस S2। यहाँ से एंटर करके यहाँ से इसको बाहर जाना है, ये मैंने माना है। तो देखिए मान लीजिए फ्लक्स ऑफ A entering flux of A entering phase S1, यहाँ से कितनी फ्लक्स एंटर करेगी और x एक्सिस है, इट विल बी सपोज phi x। अब ये phi x किसके इक्वल होगा, हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फील्ड इनटू एरिया। फील्ड इज A और इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया dy इंटू dz। आप इसको ds1 भी लिख सकते हैं कि छोटू सा एरिया है ds1। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या है, dy इंटू dz, तो इसका मैग्नीट्यूड है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब yz है, इसके नॉर्मल कौन सा आएगा, x एक्सिस, तो i कैप। तो देखिए phi x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, a वेक्टर। अब i कैप, वेक्टर वेक्टर भाई भाई बेचारे इकट्ठे हो गए, dy dz एंड दिस इज व्हाट, a वेक्टर डॉट i वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। नहीं समझ आता तो यहाँ देखिए साइड पे, हमें पता है a वेक्टर डॉट i कैप लेना है। a वेक्टर क्या होगा, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है i वेक्टर के साथ। ax इंटू आई डॉट आई इज व्हाट, 1, तो x आ गया, प्लस ay इंटू जे डॉट आई इज 0, az इंटू के डॉट आई इज 0। तो बचा क्या, ax भाई साहब रह गए, बाकी सब हमारे पास क्या हो गए हैं, खत्म हो गए, निस्तनाबूत। तो ये हो गया ax dy dz। सो आई हैव गॉट फ्लक्स अलोंग x एक्सिस। तो phi x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, ax dy dz। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से ये एंटर हुई है, अब भाई यहाँ पर ये p भाई साहब बैठे हुए हैं जिस पे मुझे कैलकुलेट करनी है फील्ड, यहाँ से निकल रही। अब ये p भाई साहब हो सकता है सोर्स ऑफ फील्ड हो सकता है सिंक ऑफ फील्ड हो। मतलब अगर सोर्स हैं तो ये फील्ड को बढ़ाएंगे, लो भैया प्रसाद बैठे हैं बांटते जा रहे हैं प्रसाद, लो भैया लेते जाओ, लो भैया लेते जाओ, तो बढ़ती जाएगी। और अगर ये सिंक हैं तो ये लेते जाएंगे, लाओ भाई तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तो उसी अमाउंट में घटती जाएगी। मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा ही होगा। अगर जीरो है तो फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, बट जीरो हमें कंसीडर नहीं करना है बिकॉज हमें फाइनाइट वैल्यू लेनी है। तो दिस पॉइंट विल बी ईदर एक्टिंग एज सोर्स और एक्टिंग एज सिंक। लेट अस सपोज दिस इज अ सोर्स, मैंने मान लिया कि ये सोर्स है। अगर ये सोर्स है तो यहाँ से एंटर करने वाली फ्लक्स के अंदर कुछ फ्लक्स इसने ऐड कर देनी है और आगे जाके फ्लक्स हमारे पास बढ़ जाएगी। So, I can say that some source must be present at point P which is increasing this field A, or ultimately this will lead to an increase in flux due to A at the surface S2. इस यहाँ पर increase हो जाएगी। So net outward flux through the face S2 will be
फ्लक्स ऑफ ए लीविंग, जो बाहर जा रही है, द फेस कौन सा S2। आप लीविंग एंटरिंग भी ना कीजिए, थ्रू फेस S1 S2 कर दीजिए ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही खत्म हो जाए, मतलब उस चीज़ में आप उलझे ही ना। आधों को ये हो जाएगा जी इसको पॉजिटिव लो इसको नेगेटिव लो, ऐसे कैसे हो गया। तो फिलहाल आप लोग इसको थ्रू लिख लीजिए कि इस यहाँ से पास होने वाली, वो चाहे एंटर करे लीव करे मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो देखिए थ्रू फेस S2, अब S2 के अंदर से यहाँ से जब निकल के जाएगी तो क्योंकि कुछ कुछ एडिशन हो गई, फील्ड भी बढ़ गई है, उसकी वजह से फ्लक्स बढ़ा, बट इसने दिया थोड़ा सा ही, इतना बड़ा दिल नहीं है कि चलो भैया सारी ले जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगी दैट विल बी phi x प्लस d phi x। अब ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ax की जगह हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ax प्लस dax dy dz, बाकी सारा सेम रहेगा। आई डोंट नीड टू राइट इट ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये मेरे पास आ गई, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखना है कि चेंज कितना आया, भी प्रसाद इसने बांटा कितना। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स में से इस फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नेट फ्लक्स और द चेंज इनकॉर्पोरेटेड बाय पॉइंट P, इट विल बी 2 माइनस 1। इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट करवाइए और राइट हैंड साइड में से आपको राइट हैंड साइड ही सब्ट्रैक्ट करवानी होती है भाई साहब। ax प्लस dax dy dz माइनस ax dy dz। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से इसने इसको मार दिया, d phi x चेंज इन फ्लक्स थ्रू x एक्सिस, इसको जब आप खोलेंगे ax टर्म्स कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद dax dy dz। ये आपके पास टर्म जो है ये ओरिजिनेट होकर आ गई है। अब ये टोटल चेंज इन x है, टोटल चेंज नहीं हमें आता कैलकुलेट करना, हम तो सिर्फ x एक्सिस की बात कर सकते हैं, y की बात कर सकते हैं, z की बात कर सकते हैं। तो आपको पता है अब यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का वही चेन रूल यूज करूँगी। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट डिफरेंशियल इन मैथमेटिक्स वी नो दैट दिस dAx इट कैन बी रिटन एज curly ax अपॉन curly x इंटू dx। दो हो गई थी इक्वेशंस, ये 3 लीजिए ये 4 लीजिए, 4 को 3 में पुट कर दीजिए। सो पुट 4 in 3, सो d phi x विल बिकम curly ax अपॉन curly x dx dy एंड dz। ये हमारे पास क्या आ गया है, d phi x अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंजिंग अलॉन्ग x एक्सिस। एग्जैक्टली सेम y में लिखिए z में लिखिए और टोटल कर दीजिए, कहानी खत्म। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसको प्रूव करना है, इसको लिखा रहने दीजिए ताकि मैं आपको सिमिलैरिटी शो करवाऊँ। तो देखिए मेरे पास d phi x किसके इक्वल आया, curly ax अपॉन curly x dx dy dz। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि भैया अब ये फेस कंसीडर कर लो ये फेस कंसीडर कर लो, बस सीधा ही amount of flux changing along y axis can be written similarly, curly ay upon curly y dx dy dz। change in flux along z axis is curly az upon curly z dx dy dz। ये हो गई तीनों, and total flux changing through this whole surface that will be sum of all these three। so total flux changing through whole this surface is d phi x d phi y प्लस d phi z। सो ये dx dy dz तीनों मैंने कॉमन निकाल दिए पहले ही। तो curly ax अपॉन curly x, curly ay अपॉन curly y, curly az अपॉन curly z dx dy dz। सो दिस इज फ्लक्स। ये फ्लक्स आई है, अभी डाइवर्जेंस नहीं आई। हमें पता है डाइवर्जेंस क्या होती है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सा, छोटू सा वॉल्यूम अप्रोचेस टू ज़ीरो, और छोटू सा वॉल्यूम ही हमने यहाँ पे कंसीडर किया था। तो अब डाइवर्जेंस ऑफ ए इज व्हाट, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स इज फाई और छोटू सा वॉल्यूम कौन सा, dx इंटू dy इंटू dz। सो इट विल बी dx dy
डी जेड। जब आप पुट करवाएंगे इस वैल्यू को, ये डी एक्स डी वाई डी जेड, करली ए एक्स अपॉन करली एक्स, करली ए वाई अपॉन करली वाई, करली ए जेड अपॉन करली जेड, अपॉन ये वाला देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड, इसके साथ भी है डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्या हो गई, कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इन इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हाँ जी, हमने इसको प्रूव कर दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो ये हम कर चुके हैं। अब बात आ जाती है कि चलो जी डाइवर्जेंस पढ़ ली, एक्सप्रेस कर लिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिख ली, बट व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल्स? बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, जिस आपको सिर्फ डेल ऑपरेटर ऑपरेट करना है ऑन एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के ऊपर यू विल ऑपरेट डेल ऑपरेटर। बड़ा इजी सा मैं करवाऊँ आपको, बड़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका। कैलकुलेट डाइवर्जेंस फॉर अ पोजीशन वेक्टर। किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डाइवर्जेंस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यू नो दैट पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इफ अ पॉइंट P is located in x y z coordinate axis such that its coordinates are x y and z and this r is its position vector। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसकी हमें डाइवर्जेंस लेनी है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स करते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे डाइवर्जेंस है चाहे ग्रेडियंट है, आपको डेल ऑपरेटर ही ऑपरेट करवाना है। हाँ, डेल ऑपरेटर अगर ग्रेडियंट स्केलर के ऊपर ऑपरेट हो गया तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो गया तो वो डाइवर्जेंस बन जाती है। तो देखिए डेल ऑपरेटर आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है पोजीशन वेक्टर के साथ, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट देखिए, अब यहाँ पर आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, सिर्फ इस टर्म का इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, बाकी सब जीरो हो जाएंगी बिकॉज आई डॉट जे, जे डॉट आई एंड के डॉट आई, के डॉट जे, ये सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो करली बाय करली एक्स किसका लेना है, एक्स का, इसके साथ आई डॉट आई वन। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि आई जे के साथ में लिख जाते हैं, क्यों लिखने हैं भाई, आई कैप यहाँ है, आई कैप यहाँ है, आई डॉट आई बिकम्स वन। So this will be curly by curly x x, curly by curly y y and curly by curly z of z। आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, this is 1, this is 1, this is 1, this is equal to 3। So you have got the divergence equal to 3। ठीक है, डाइवर्जेंस हमारे पास आ चुकी है किसी भी पोजीशन वेक्टर की, इट इज इक्वल टू 3। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ डाइवर्जेंस। Next one in this category can go that you will have to check whether a given vector field is solenoidal or not। Sometimes आपको एग्जामिनेशन में कोई फील्ड दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि check whether it is solenoidal or not। Let us suppose I am going to write a vector or vector field A vector is equal to x cube y I cap plus y squared z j cap minus z x k cap। ये वेक्टर फील्ड गिवन है एंड यू आर गोइंग टू आस्क चेक वेदर दिस फील्ड इज सोलेनोइडल और नॉट एट पॉइंट 1, 1 एंड 1। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट एग्जामिनेशन में गिवन रहेगा। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट डाइवर्जेंस बाय ऑपरेटिंग डेल ऑपरेटर ऑन दिस वेक्टर। इट विल बी आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई एंड के कैप करली बाय करली जेड। यू विल हैव टू ऑपरेट दिस ऑन एक्स क्यूब वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप जेड एक्स के कैप। अब करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको प्रोडक्ट लेना है जैसे आप नॉर्मली लेते हैं इन योर लोअर क्लासेस। आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन एंड के डॉट के विल बी इक्वल टू 1। सो करली बाय करली एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब वाई प्लस करली बाय करली वाई, इट विल बी ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस करली बाय करली जेड, ये आपको लेना है माइनस जेड एक्स का। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, दिस विल बिकम 1।
तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है. सो y इज कांस्टेंट 3x² y ये बन गया है, प्लस इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो इट विल बी 2yz. नेक्स्ट वन इज आपको विद रिस्पेक्ट टू z करना है एंड x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो इट विल बी -x. ये मेरे पास आई है डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड. ये जनरल एक्सप्रेशन है डाइवर्जेंस की एंड यू आर गोइंग टू आस्क डाइवर्जेंस एट 1 1 1. तो आपको इसमें 1 1 1 पुट करवा देना है. देखिए 1 1 1 मतलब x इज 1, y इज 1, z इज 1. तो 3 प्लस this will also be 1 minus 1, it will be 5 minus 1 4 which is not equal to 0. So vector field is not solenoidal at this point. इसी तरीके से sometimes position vector के आ जाते हैं numericals कि position vector आपको किसी भी फॉर्म में दिया रहता है and you will have to calculate the divergence of that position vector. कई बार point mentioned है, sometimes point is not mentioned over there. Let us suppose कि मैं आपको कहूँ you are going to calculate del of r and r vector. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है कि इसको यह आपको प्रूव करना आ जाता है कि इसको प्रूव कीजिए कि इसकी जो डाइवर्जेंस है दैट इज n+3 r पावर n. करना कुछ भी नहीं है, जैसे पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया है. इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए और उसके ऊपर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर दीजिए. डेल ऑपरेटर इज सॉल्यूशन, डेल ऑपरेटर इज आई कैप करली बाय करली x, j कैप करली बाय करली y, k कैप करली बाय करली z. It is operated on Rn and R vector. Rn magnitude of R, position vector की magnitude की nth power means x square plus y square plus z square पावर n/2 बन जाएगा ये, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में किया है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स मार रही हूँ. इनटू इसके साथ हमारे पास क्या है x i कैप y j कैप z k कैप और इनके प्रोडक्ट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया आपने. मीन्स ये टर्म x के साथ भी है, y के साथ भी है, z के साथ भी है. इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू डिराइव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 i कैप प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 j कैप z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 k कैप. अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट सिंपली. सो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, करली बाय करली x, किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2. i डॉट आई क्या बन जाएगा 1 प्लस करली बाय करली y, सेकेंड टर्म y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2. j डॉट j इज 1 प्लस करली बाय करली z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2. k डॉट k क्या हो जाएगा 1. अब हमें लेना है इसका डेरिवेटिव. देखिए दो टर्म्स हैं, सो विल हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल इन दिस. अब आप प्रोडक्ट रूल अगर यूज़ करते हैं यहाँ पर तो देखिए प्रोडक्ट रूल लेने के लिए मान लीजिए पहले x का डेरिवेटिव किया विच इज़ 1, ये टर्म रहेगी एज सच. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 एज सच रहा. प्लस अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसको एज सच रखना है. इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे x भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, n/2 आगे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x. अगली टर्म्स का भी बिल्कुल इसी तरीके से. अगली टर्म का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अगेन वही इस टर्म का करेंगे पावर n/2 प्लस फिर इसको एज सच किया, y का किया, ये आ गया. अब इसका कीजिए, इसको एज सच रखिए y को, इसका डेरिवेटिव करेंगे n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 माइनस 1 इंटू 2y. इसी तरीके से थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी z के लिए, z n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2 माइनस 1 इंटू 2z. देखिए 2 से 2, 2 से 2 हर जगह पर चला गया. और ये जो टर्म है 1 2 एंड दिस वन कहाँ रह गई, थर्ड वन लिखी नहीं है मैंने. तो एक टर्म यहाँ से z की एक और आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर n/2.
2 दिस वन। तो ये 3 टाइम्स, तो ये टर्म मेरे पास आ गई है। सो आई कैन राइट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2, ये आ गया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से एन एक्स इंटू दिस टर्म, एन वाई इंटू दिस, एन जेड इंटू दिस, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2 माइनस 1 मैंने कॉमन लिया और अंदर मेरे पास क्या बचा, एन एक्स प्लस एन वाई, एन भी मैं बाहर ही ले लेती हूँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास बच गया। मीन्स ये x इंटू ये x, देखिए एक्स स्क्वायर, दिस y एंड दिस y विल बी y स्क्वायर, दिस z एंड दिस z विल बी z स्क्वायर। तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर -1 है, तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी। तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, वी विल लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2, और यहाँ पे भी दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म किया, प्लस n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2। सो वी आर वेरी नियर आवर रिजल्ट। बस आपको स्टेप बाय स्टेप कोई भी टर्म छोड़नी नहीं है, ध्यान से हर एक को डेरिवेटिव जो है हर एक का करते जाना है और धीरे धीरे इसी तरीके से अपने आंसर तक पहुँचते जाना है। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस n, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी 1 बाई 2 एंड इसकी पावर 3 n एंड अंदर है n प्लस 3, तो ये क्या हो गया, r पावर n इंटू n प्लस 3, हैंस प्रूव्ड। तो ये वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। तो in this way there exist a lot of problems on divergence, on gradient, you can try them all.